कल्पना कीजिए, आपकी पत्नी आपको छोड़ चुकी है, जेब खाली है और आप अपने मासूम बच्चे के साथ एक गंदे टॉयलेट के फर्श पर रातें गुजारने को मजबूर हैं। पेट पालने के लिए अपना खून तक बेचना पड़ा, पर आंखों का सपना नहीं मरा। क्या कोई शख्स इतनी भीषण कंगाली से निकलकर अरबों का साम्राज्य खड़ा कर सकता है? देखिए क्रिस गार्डनर के संघर्ष की वो सच्ची दास्तान जो आपकी रूह कंपा देगी। साल 1981, सैन फ्रांसिस्को। कहानी शुरू होती है क्रिस गार्डनर से, एक पिता जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए भारी भरकम पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर बेचने के लिए रोज सड़कों पर धक्के खाता है। हर सुबह की भागदौड़ में वह अपने छोटे बेटे क्रिस्टोफर को चाइनाटाउन के एक सस्ते डेकेयर यानी बच्चों को संभालने की जगह में छोड़ता है। डेकेयर की दीवार पर लिखी गंदी बातें देखकर वह तुरंत चौकीदार को टोकता है। somebody gonna clean this off? उसकी नजर डेकेयर के स्लोगन पर भी जाती है, जहां हैप्पीनेस की स्पेलिंग गलत है। Why? We talked about this. It's an I. बस के इंतजार में बैठे क्रिस के पास एक बेघर आदमी आता है। वह उस भारी स्कैनर को देखकर अचरज से पूछता है, यह कोई टाइम मशीन है? बिल्कुल वैसी ही लगती है। इसके बाद क्रिस उन तमाम अस्पतालों के चक्कर लगाता है जिन्हें शायद इस स्कैनर की जरूरत हो। इसी भागदौड़ के कारण वह अपनी पत्नी लिंडा से बेटे को डेकेयर से लाने को कहता है। लिंडा, जो पहले से ही लगातार डबल शिफ्ट में काम कर रही है, वो बुरी तरह झुंझला जाती है। घर का गुजारा करने के लिए क्रिस को महीने में कम से कम 2 डिवाइस बेचने ही होते हैं, लेकिन ज्यादातर अस्पतालों को यह स्कैनर बहुत महंगा और गैर जरूरी लगता है। इसी वजह से काफी समय से उसकी कोई बिक्री नहीं हुई है। समय बचाने की होड़ में क्रिस अक्सर अपनी कार सीधे अस्पतालों के सामने पार्क कर देता है। पार्किंग टिकट भरने के पैसे न होने के कारण आखिरकार एक दिन उसकी कार टो करके जब्त कर ली जाती है। उसी शाम खाने की मेज पर क्रिस की नजर एक रूबिक्स क्यूब पर पड़ती है, जो उस वक्त बाजार में एकदम नया खिलौना था। तभी लिंडा पूछती है कि क्या उसने अभी तक टैक्स भरा है। क्रिस जवाब देता है कि उसे मोहलत के लिए एक और अर्जी लगानी होगी। यह सुनकर लिंडा गहरी निराशा के साथ काम पर लौट जाती है। उसके जाने के बाद क्रिस उलझे हुए दिमाग से उस रूबिक्स क्यूब को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे काफी मुश्किल लगता है। अगले दिन सड़क से गुजरते हुए क्रिस की नजर एक बिजनेसमैन और उसकी चमचमाती लाल फरारी पर पड़ती है। वह तुरंत उस आदमी से पूछता है कि वह क्या काम करता है। जवाब मिलता है, स्टॉक ब्रोकर। क्रिस को लगता है कि इस काम के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत होगी, लेकिन वह आदमी समझाता है कि एक स्टॉक ब्रोकर की कामयाबी ज्यादातर उसके गणित और लोगों से बातचीत करने के हुनर पर निर्भर करती है। इस छोटी सी मुलाकात के बाद क्रिस अपने आसपास देखता है। उसे वहां हर कोई बहुत खुश नजर आता है। वह सोच में पड़ जाता है कि वह उन लोगों जैसा क्यों नहीं बन सकता, और यही बात गहराई से उसके दिमाग में घर कर जाती है। अगली सुबह क्रिस लिंडा को बताता है कि वह शाम 6 बजे तक लौट आएगा, क्योंकि वह स्टॉक ब्रोकर की नौकरी के लिए अप्लाई करने जा रहा है। घर के हालात देखते हुए लिंडा को यह विचार एकदम बेतुका लगता है, जिसका क्रिस को बहुत बुरा लगता है। दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है। लिंडा उसे जमीनी हकीकत याद दिलाती है कि उन पर पहले से ही 2 महीने के किराए का कर्ज है। क्रिस अपनी सफाई में कहता है, ये सब मैं तुम्हारे लिए और क्रिस्टोफर के लिए कर रहा हूँ। फॉर्म भरने के लिए क्रिस एक ब्रोकरेज फर्म पहुंचता है। उस भारी स्कैनर को अंदर ले जाने से बचने के लिए वह उसे बाहर सड़क पर गाना गा रही एक लड़की के पास छोड़ देता है। वह लड़की को $1 थमाता है और लौटने पर और पैसे देने का वादा करता है। वह उसे साफ शब्दों में चेतावनी भी देता है कि अगर उसने इसे चुरा भी लिया तो भी वह इसे बाजार में बेच नहीं पाएगी, क्योंकि मैं खुद इसे नहीं बेच पा रहा। अंदर जाने पर उसकी मुलाकात सैटेलाइट ऑफिस के HR से होती है। HR साफ कर देता है कि उनके पास ढेरों एप्लीकेशंस आती हैं। उसका काम सिर्फ फॉर्म भरने में मदद करना है। HR से बात करते समय ही क्रिस की नजर बाहर पड़ती है। वह लड़की उसके डिवाइस को लेकर भाग रही होती है। क्रिस तुरंत फॉर्म उठाता है और उसके पीछे भागता है, लेकिन वह लड़की ट्रेन में चढ़कर भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। उस रात क्रिस फॉर्म लेकर घर तो आता है, लेकिन उस महंगी मशीन को खोने के दुख में खुद को कोसता रहता है और उसे नींद नहीं आती। अगली सुबह वह रूबिक्स क्यूब के बारे में खबर देखता है कि एक मैथ के प्रोफेसर ने इसे 30 मिनट में सॉल्व कर दिया है। काम पर निकलते वक्त लिंडा क्रिस से कहती है कि वह बिना मशीन बेचे घर ना लौटे। क्रिस वादा करता है कि वह उसे बेच देगा। क्रिस को अपने बेटे से पता चलता है कि डेकेयर में बच्चों को पढ़ाने के बजाय टीवी सीरियल दिखाए जाते हैं। वह तुरंत नैनी को फटकार लगाते हुए कहता है, टीवी तो यह घर पर भी देख सकता है, लेकिन नैनी भी उसे 2 टूक जवाब देने में पीछे नहीं हटती। वह साफ कह देती है कि अगर उसे इतनी ही दिक्कत है तो वह ज्यादा पैसे देकर अपने बच्चे को किसी और अच्छी जगह भेज दे। वह कहती है कि वह अक्सर फीस देने में लेट होता है, इसलिए उसे शिकायत करने का कोई हक नहीं है। पैसों की तंगी के आगे बेबस क्रिस कुछ नहीं कर पाता और झल्लाते हुए बस इतना ही कहता है, क्या तुम कम से कम अपने इस कुत्ते को ऊपर कमरे में बंद रख सकती हो? क्रिस अपना फॉर्म लेकर सीधा डीन विटर रेनॉल्ड्स के ऑफिस पहुंचता है। उसका एक ही मकसद है, फॉर्म सीधे HR हेड जे
टविसल के हाथों में देना। जे को जल्दी है, इसलिए दोनों के बीच मुश्किल से कुछ सेकंड की बात हो पाती है। लेकिन जैसे ही क्रिस ऑफिस से बाहर कदम रखता है, उसकी नजर उसी सड़क पर गाने वाली लड़की और उसके साथी पर पड़ती है। उनके पास उसकी मशीन थी। क्रिस गुस्से से चिल्लाता है और पागलों की तरह उनके पीछे दौड़ पड़ता है। वह लड़की हड़बड़ी में एक बस में चढ़ जाती है। क्रिस हमें बताता है कि यह मशीन कोई आम डिब्बा नहीं, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी है। मैंने हमारी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इन मशीनों पर लगा दी थी, ये सोचकर कि ये एक क्रांति ला देंगी। अगर मेरी एक भी मशीन खोई तो समझो मेरे परिवार के पूरे महीने का राशन छिन गया। इसी खौफ और हताशा के साथ क्रिस बस के पीछे भागता है और अपनी पूरी जान लगाकर आखिरकार वह अपनी कीमती मशीन वापस छीन ही लेता है। बस स्टॉप पर बैठे हुए क्रिस्टोफर अपने पिता को मशीन बेचने का वादा याद दिलाता है। आपके पास कोई नई मशीन नहीं होनी चाहिए थी। You have two now. घर पर दो मशीनें एक साथ देखकर लिंडा पूरी तरह टूट जाती है। बेटे के जन्मदिन पर क्रिस उसे बास्केटबॉल गिफ्ट करता है और फिर लिंडा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गरीबी से हार चुकी लिंडा अब कुछ नहीं सुनना चाहती। क्रिस वादा करता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका भरोसा हमेशा के लिए उठ चुका है। अगले ही सीन में क्रिस एचआर हेड जे को कैब पकड़ते वक्त रोक लेता है और 1 महीने पुराने फॉर्म की याद दिलाता है। जे काम का बहाना बनाकर टालने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस मौका देखकर झूठ बोलता है कि उसे भी उसी तरफ जाना है और जबरदस्ती कैब में बैठ जाता है। कैब में क्रिस लगातार अपनी खूबियां गिना रहा है, लेकिन जे का पूरा ध्यान सिर्फ एक रूबिक्स क्यूब पर है और वह क्रिस की एक नहीं सुनता। जे का ध्यान खींचने के लिए क्रिस क्यूब सॉल्व करने की जिद करता है। जे कहता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे। जे की मंजिल आने से ठीक पहले क्रिस उस मुश्किल क्यूब को पूरा सॉल्व कर देता है। जे और ड्राइवर दोनों सन्न रह जाते हैं। जे बस इतना कहता है, बहुत बढ़िया, लेकिन जे कैब से उतर जाता है और सारा किराया क्रिस के मत्थे पड़ जाता है, जबकि उसकी जेब में सिर्फ $5 हैं। क्रिस ड्राइवर से कैब थोड़ी और आगे बढ़ाने को कहता है। जैसे ही गाड़ी सिग्नल पर रुकती है, क्रिस गेट खोलकर बाहर भागता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह अपनी मशीन तो कैब में ही भूल गया। वह मशीन उठाने के लिए वापस दौड़ता है और फिर मशीन लेकर भागता है, जबकि पीछे पीछे ड्राइवर उसे जान से मारने की धमकियां देते हुए पागलों की तरह दौड़ रहा है। क्रिस भागते हुए सबवे स्टेशन में घुसता है और बाल बाल एक ट्रेन में छलांग लगा देता है। जान तो बच जाती है, लेकिन दरवाजे बंद होते ही उसकी कीमती मशीन बाहर प्लेटफॉर्म पर ही छूट जाती है और उसे उठा लेता है वही बेघर आदमी जिसे वह मशीन टाइम मशीन लगी थी। उस शाम क्रिस लिंडा को फोन करके माफी मांगता है, क्योंकि आज वो क्रिस्टोफर को पिकअप नहीं कर पाया। लेकिन लिंडा गुस्सा होकर साफ कह देती है कि वह अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए जा रही है। जब क्रिस घर पहुंचता है तो सच में घर पूरी तरह खाली हो चुका है। तभी एचआर हेड जे का कॉल आता है। जे उसे अपनी सेक्रेटरी का नंबर नोट करने को कहता है, लेकिन लिंडा घर का सारा सामान ले गई थी। क्रिस को नंबर लिखने के लिए एक पेन तक नहीं मिलता। वह पागलों की तरह पूरा नंबर दिमाग में रटने लगता है। दिमाग में नंबर दोहराते हुए वह उसे लिखने के लिए एक दुकान की तरफ भागता है, लेकिन तभी रास्ते में एक दोस्त उसे रोककर पिछले मैच के स्कोर्स बकने लगता है। क्रिस का दिमाग फटने लगता है। वह हाथ जोड़कर चिल्लाता है, रुको, थोड़ी देर के लिए मुझे बख्श दो, मुझे नंबर लिखने दो। जब उसका दोस्त क्रिस को परेशान करने लगता है तो क्रिस उससे कहता है, तुम्हें मेरे $14 देने हैं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगले दिन क्रिस लिंडा को ढूंढ लेता है। लिंडा बस इतना कहती है कि वह अब इस रिश्ते में खुश नहीं है। क्रिस उसे जाने देता है, लेकिन एक जिद पर अड़ जाता है, तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं ले जा सकती। बिना कोई मौका गंवाए क्रिस उसी दिन समय से पहले डे केयर पहुंचता है और लिंडा के आने से पहले ही क्रिस्टोफर को अपने साथ घर ले आता है। लेकिन रात होते ही मुसीबत फिर दरवाजे पर खड़ी है। मकान मालिक किराए के पैसे न होने पर वह सीधा अल्टीमेटम देता है, कल सुबह तक घर खाली कर दो, मुझे यहाँ पेंट करवाना है। क्रिस बेबस होकर गिड़गिड़ाता है, मुझे बस थोड़ा समय और दे दो, मेरा बेटा यहाँ है। अपने बेटे के सिर से छत बचाने के लिए क्रिस शर्त रखता है कि वह खुद पूरे घर में पेंट कर देगा। मकान मालिक मान जाता है और उसे पेंट करने की शर्त पर सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दे देता है। अगले दिन क्रिस घर की दीवारों पर पेंट कर ही रहा होता है कि दरवाजे पर पुलिस दस्तक देती है। पुराने पार्किंग टिकटों के भारी जुर्माने की वजह से उसे तुरंत थाने ले जाया जाता है। क्रिस जुर्माना तो भर देता है, लेकिन ऑफिसर का जवाब उसे सन्न कर देता है। वेरिफिकेशन कल सुबह 9:30 बजे से पहले नहीं होगा। क्रिस के होश उड़ जाते हैं। कल सुबह 10:15 बजे डीन विटर में उसका जिंदगी बदलने वाला इंटरव्यू है। वह पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता है, मैं यहाँ पूरी रात नहीं रुक सकता, मेरे बेटे का क्या होगा। जब पुलिस वाले सोशल सर्विस को बुलाने की धमकी देते हैं तो क्रिस हार मानकर लिंडा को फोन करता है। लिंडा बच्चे को संभालने के लिए तैयार हो जाती है
मजबूरी में अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन से ठीक पहले वाली रात क्रिस को हवालात की सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह जेल से छूटते ही क्रिस के पास कपड़े बदलने का समय नहीं है। वह उन्हीं पेंट लगे गंदे कपड़ों में सीधे डीन विटर के इंटरव्यू के लिए दौड़ पड़ता है। शर्मिंदगी ऐसी कि रिसेप्शनिस्ट के पुकारने पर भी वह सहम जाता है। जैसे ही वह बोर्डरूम में घुसता है, पूरा पैनल उसकी हालत देख हैरान रह जाता है। झूठ बोलने के बजाय क्रिस कड़वा सच सामने रख देता है। मैं पिछले आधे घंटे से बाहर बैठकर कोई ऐसी कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहा था जिससे अपनी इस हालत को सही ठहरा सकूं। कोई ऐसी कहानी जो मेरी ईमानदारी और लगन को दिखाए, लेकिन मुझे कुछ नहीं सूझा। सच तो यह है कि पार्किंग टिकट न भरने के जुर्म में मुझे अरेस्ट किया गया था और मैं पुलिस स्टेशन से पूरे रास्ते भागते हुए यहाँ आया हूँ। क्रिस की यह बेबाक सच्चाई सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। पैनल हेड मिस्टर फ्रो बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होते, लेकिन जे उन्हें याद दिलाता है कि क्रिस 1 महीने से बाहर भारी मशीन लेकर इंतजार कर रहा था। तभी क्रिस अपने गजब के कॉन्फिडेंस और हाजिर जवाबी से कमरे का भारी माहौल बदल देता है। पैनल पूछता है, अगर कोई आदमी बिना शर्ट के इंटरव्यू देने आए और मैं उसे नौकरी पर रख लूं तो तुम क्या कहोगे? क्रिस तपाक से कहता है, सर उसने जरूर कोई बहुत ही शानदार पैंट पहनी होगी। पूरा कमरा ठाकों से गूंज उठता है। इंटरव्यू के बाद जे उसे बधाई देता है, लेकिन तभी क्रिस को कड़वी हकीकत पता चलती है। ये 6 महीने की बिना सैलरी वाली इंटर्नशिप है। क्रिस जे को कहता है कि मैं सोचकर बताऊंगा कि मैं ये बिना सैलरी वाली इंटर्नशिप करूं या ना करूं। ये सुनकर जे चौंक जाता है। वो कहता है कि वह अब पीछे ना हटे, वरना पार्टनर्स के सामने उसकी नाक कट जाएगी। क्रिस गहरे संकट में है। 6 महीने तक 1 रुपया भी नहीं मिलेगा और आखिर में पक्की नौकरी सिर्फ एक ही खुशनसीब को मिलेगी। फेल हुए तो मेहनत और वक्त दोनों बर्बाद। अब अगले 6 महीनों तक जिंदा रहने के लिए क्रिस के पास बस एक ही उम्मीद बची है, वो 6 मेडिकल स्कैनर, जिन्हें बेचकर उसे अपना और अपने बेटे का पेट पालना है। घर लौटते ही क्रिस पागलों की तरह